हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष के प्रकार, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर से लिया गया है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को हेडिंग डालनी है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में लिखना है आपको कि द्विनिषेचन की संलयन क्रिया में एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ एक पोषण संरचना का निर्माण करता है। क्या करता है? पोषक जो संरचना होती है उसका निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। अब भ्रूणपोष क्या होता है? सबसे पहले आपको इस भाषा को समझना, इस वर्ड को हम लोग कैसे समझेंगे। भ्रूणपोष, भ्रूण क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, भ्रूण क्या होता है? एक बीज होता है या बच्चा होता है। ठीक है, पोष क्या होता है? पोषण। तो भ्रूण क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला भ्रूण पोष। ठीक है, हमने भ्रूण पोष तथा भ्रूण कोश में जो अंतर करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने आपको भ्रूण कोश और भ्रूण पोष के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाया। ठीक है, तो हम लोग भ्रूण को क्या बोलते हैं? बीज या बच्चा। पोष क्या होता है? पोषण। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा? द्विनिषेचन की संलयन क्रिया में एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ एक पोषक संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है, यह भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अभी हमने आपको बताया भ्रूण पोष क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बस इतना ही आपको समझना। तो यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जैसे मक्का, गेहूं जैसे बीजों में जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष बीज कहलाते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? मक्का, गेहूं जैसे बीजों जिनमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष बीज कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना भ्रूणपोष में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके डायग्राम को समझ लेंगे। डायग्राम समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाया है? ये जो दिखाया जा रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब विकसित भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये क्या है? ये है विकसित भ्रूणपोष है। और ये जो दिख रहा है ये इसे हम लोग बोलते हैं जायगोट। ठीक है, तो ये क्या है? जायगोट है। तो विकसित भ्रूणपोष है। और यहाँ पे ये जो नीचे सबसे नीचे आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ये क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। और ये जो आपको भ्रूणपोष देख रहे हैं इसके साइड में कुछ लेयर बनी है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आपको भ्रूणपोष दिख रहा है इसके साइड में जो लेयर बनी है उसे को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल। ठीक, तो क्या है इसमें इसमें क्या दिखाया गया? ये यहाँ पे आपका क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसे जायगोट बोलते हैं। नीचे जो आपके हैं वो है क्या है? यहाँ पे जो दिखाया गया ये जो है आपका, ये है आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। और ये जो भ्रूणपोष हैं जब ये विकसित होते तो क्या होते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। विभाजन के बाद केंद्र जो भ्रूणपोष है वो केंद्र की ओर किसका निर्माण करते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। उसके बाद इसमें क्या दिखाया गया? ये वाला जो भ्रूणपोष है अपना, ये देखिए साइड में जितने भी भ्रूणपोष है ये क्या करते हैं? कोशिका भित्ति बनाते हैं। तो ये क्या बन रही है? आपकी कोशिका भित्ति बन रही है। ठीक है, और ये जो है ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट। जायगोट को क्या बोलते हैं हम लोग? जायगोट को बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, तो जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? युग्मनज है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ये नीचे ये जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो। ठीक है, ये है न्यूक्लियो। तो ये है आपके भ्रूणपोष के डायग्राम। ठीक है, तो ये आपको समझ में सबसे मेन इसमें क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित भ्रूणपोष, ये जो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होते हैं वो विभाजन के बाद क्या करते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ये जो भ्रूणपोष दिख रहा है इसके जो साइड में जो लेयर दिख रही है ये क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें भी यही है। ये जो बनी हुई है ये क्या है आपकी? ये है कोशिका भित्ति। ठीक है, मतलब सेल वॉल। तो ये थे भ्रूणपोष के प्रकार के डायग्राम्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रकार को समझेंगे। अगली हेडिंग आपकी होगी भ्रूणपोष के प्रकार। परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें हमने हेडिंग डाली है अलग, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। भ्रूणपोष के निम्न 3 प्रकार होते हैं या परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो इसमें पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इनमें परिवर्तन के समय भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है। मतलब जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र मतलब जो हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, तो जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो क्या करते हैं, बहुत सारे केंद्रक क्या करते हैं, निर्माण बनाते हैं। तो क्या इसमें लिखा है, इसमें यही लिखा है। तो अगर इजी भाषा में समझे, जो प्राथमिक भ्रूणपोष होते हैं वो केंद्र, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं वो बहुत सारे मुक्त केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अलग से लिखा, तो आप ये लिख दीजिए, चाहे जो हमने बोला वो लिख दीजिए। तो हमने लिखा है इसमें परिवर्तन के समय भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता और विभाजन के साथ भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, मतलब भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। विभाजन के बाद केंद्र की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब जैसे जैसे भ्रूण विकसित होगा वैसे वैसे क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है नारियल। अब नारियल में जो पानी होता है, नारियल के अंदर नारियल होता है, उसके ऊपर वो ब्राउन ब्राउन वो लगा होता है, उसके अंदर जो सफेद गूदा होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। ठीक है, और जो उसके अंदर पानी होता है वो क्या होता है, वो होता है कोशिकीय केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। तो इसमें जो नारियल है, नारियल के अंदर जो पानी होता है वो क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा उदाहरण आपका क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। अब कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बाद क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। मतलब जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष, जो कोशिकीय, जो पहला आपका उदाहरण क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष। तो जो प्राथमिक भ्रूणपोष है वो क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो यही इसमें हमने लिखा है, क्या लिखा है, भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक बार विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इस प्रकार पूरा भ्रूणपोष अनियमित व्यवस्था वाली कोशिका का एक ऊतक होता है। ठीक है, इसमें उदाहरण ये आप लिख सकते हैं। फिलहाल इसका सबसे इजी उदाहरण नारियल ही है। ठीक है, नारियल भी इसका उदाहरण, इसका भी है, इसका भी नारियल उदाहरण होता है। तो केंद्रकीय का हमने अभी आपको बताया, तो जो नारियल केंद्रकीय का उदाहरण होता है, जो उसका अंदर का जो पानी होता है वो होता है केंद्रकीय, और जो सफेद सफेद गूदा होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसका एक और भी उदाहरण होता है कोशिकीय धतूरा, भी एक क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। ठीक है, तो ये था आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। अब लास्ट आपका जो प्रकार है वो क्या है, हीलोबियल भ्रूणपोष। कौन सा, हीलोबियल भ्रूणपोष। हीलोबियल जो भ्रूणपोष होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, बीच का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हीलोबियल भ्रूणपोष होता है इसकी स्थिति क्या होती है, कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रकीय भ्रूणपोष के मध्य होता है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। जो भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं वो प्रथम विभाजन में किसका निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। इसके बाद दोनों केंद्रक भ्रूणपोष के अलग अलग भागों से स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो केंद्रक होते हैं वो भ्रूणपोष के अलग अलग भागों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। अब कोई कोशिका वृत्ति नहीं। इस प्रकार हीलोबियल भ्रूणपोष केंद्र का और कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होती है, मध्य की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये था हीलोबियल भ्रूणपोष। और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण में आपको लिखना है जैसे एरोमीरस और एस्फोडेलस। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण, ये हैं आपके हीलोबियल भ्रूणपोष के। इसके और भी उदाहरण होते हैं, फिलहाल हमने आपको दो लिखवाए हैं। दो उदाहरण कौन से हैं, एरोमूरस और एस्फोडेलस आदि। ठीक है, तो ये था आपका भ्रूणपोष क्या है तथा भ्रूणपोष के प्रकार, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। बाकी अगर बाई चांस में अगर पूछा जाए तो 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भ्रूणपोष क्या है। और एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर, वो तो 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा है, हमने इसकी वीडियो बना दी और क्लास 12th बायोलॉजी 2026 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप पीडीएफ लिखेंगे तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर लेंगे, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन वाइज
मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।